मॉर्निंग प्राइम टाइम की शुरुआत करेंगे रोज की तरह 1 मिनट 1 खबर से। आपको बताएंगे हर एक खबर की जानकारी सिर्फ 60 सेकंड में। और पहले बड़ी खबर यह है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर गुरुवार को 24 परगना में अचानक से हमला हो गया। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर गुरुवार को अचानक उस समय हमला हो गया जब वो पश्चिम बंगाल के 24 परगना के डायमंड हार्बर में एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष के इस काफिले में शामिल पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय की गाड़ियों पर भी पत्थर बरसाए गए। हमले के बावजूद जेपी नड्डा डायमंड हार्बर में होने वाली जनसभा में पहुंचे और टीएमसी पर जमकर प्रहार किया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए। ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दौरे से पहले ही बीजेपी अध्यक्ष की सुरक्षा को लेकर विवाद शुरू हो गया था। फिलहाल गृह मंत्रालय ने इस हमले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। जेपी नड्डा ने अपने काफिले पर हुए हमले के बाद एक प्रेस वार्ता की और ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। अपने काफिले पर हुए हमले के बाद जेपी नड्डा ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 परगना में होनी थी, मगर काफिले पर हुए हमले के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोलकाता शिफ्ट कर दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अध्यक्ष ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में अराजकता है। साफ दिखता है कि यहाँ लॉलेसनेस है, अराजकता है, असहिष्णुता है, इनटॉलरेंस है और पॉलिटिकल डिबेट के लिए कोई भी स्थान नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष ने इस मौके पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और गीतांजलि की कुछ पंक्तियां भी साझा की। गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज आज के ही दिन मिला था और नोबेल प्राइज में जो गीतांजलि लिखी थी उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, which said, where the mind is without fear and the head is held high, today the head is down and people of Bengal are full of fear. ये स्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले के बाद पार्टी के शीर्ष नेता ममता सरकार पर हमलावर हो गए हैं। 1 मिनट में पूरी अपडेट। बीजेपी अध्यक्ष पर हुए हमले के बाद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पश्चिम बंगाल सरकार पर हमलावर हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक सभी ने इस हमले की कड़ी निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि नड्डा जी के ऊपर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांतिप्रिय जनता को जवाब देना होगा। तृणमूल शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। इस हमले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे ममता सरकार की हताशा और निराशा कहा। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेस्ट बंगाल में सुरक्षित नहीं है, सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर प्रदर्शन किया है। ये भी देखिए 1 मिनट। बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया। इस हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हावड़ा के डीएम के सामने उग्र प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसके बाद डीएम बंगलों के सामने रखे बैरिकेड तोड़ डाले। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी बीजेपी अध्यक्ष पर हुए हमले के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। दिल्ली में कुछ लोगों ने अभिषेक बनर्जी के दिल्ली निवास की दीवार और नेम प्लेट पर कालिख पोत दी। साथ ही इन लोगों ने बीजेपी अध्यक्ष के हमले के खिलाफ नारेबाजी भी की। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, अभिषेक बनर्जी मुर्दाबाद। वहीं किसान आंदोलन के 15वें दिन गुरुवार को भी किसान अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने अड़े रहे।
बुधवार को सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद गुरुवार को एक बार फिर किसानों ने कृषि कानून वापस लेने की मांग की। किसान जो अमेंडमेंट ले जाना चाहते हैं, जो उनके सुझाव हैं, उस पर किसान संगठन कोई तैयार नहीं है और पूरी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने ये तय किया है कि जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा। गुरुवार को ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से कृषि कानून से जुड़े भ्रमजाल को तोड़ने की कोशिश की। आप सबके ध्यान में है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला, मैंने भी दोनों हाउस में इस बात को बोला और सबको आश्वस्त किया कि एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। छठे दौर की वार्ता के विफल होने के बाद किसानों ने आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए संसद भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई विशेष अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नया भवन आत्मनिर्भर भारत का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। नए संसद भवन में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। नए भवन में 1224 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे, जबकि इसे बनाने में 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नई इमारत 4 मंजिला होगी। इसे 2 वर्षों के तय समय में तैयार किया जाएगा। नया भवन पूरी तरह से भूकंप रोधी होगा। भवन में दिव्यांगों के लिए विशेष इंतजाम रहेंगे और सांसदों के लिए लाउंज, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं भी रहेंगी। सरकार के आयुर्वेद चिकित्सकों को सामान्य सर्जरी करने की अनुमति से नाराज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आज एक दिन की हड़ताल पर है। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी करने की अनुमति दिए जाने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज देश भर में एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। इस दौरान कई मेडिकल सुविधाएं बाधित रहेंगी। इस देशव्यापी हड़ताल में सभी चिकित्सा सेवाएं सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगी। चिकित्सालय, औषधालय, ओपीडी और गैर आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। सभी आपातकालीन सेवाएं जैसे आईसीयू, दुर्घटना और आघात सेवाएं, मातृत्व घर, नवजात आईसीयू जारी रहेंगे। कोविड के अस्पतालों में भी काम जारी रहेगा। आकस्मिक की सुविधा के अलावा सारी चीज़ें बंद रहेंगी। आईएसपी में कोविड भी आता है, जो हम कोविड के पेशेंट देखते हैं वो उनको देखेंगे। जो पेशेंट एडमिट हो जाएगा, वो सीरियस होगा, कोविड का एडमिट रहेगा। और बाकी आकस्मिक चिकित्सा सब चलती रहेगी, जैसे हेड इंजरी है, हार्ट अटैक है। इससे पहले आईएमए ने मंगलवार को भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया था और सरकार से मांग की थी कि वो इस अधिसूचना को तुरंत वापस ले। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोशनी एक्ट पर फैसला सुनाते हुए इस पर दोबारा समीक्षा की मांग की है। रोशनी एक्ट पर बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय से कहा कि वह 21 दिसंबर को रोशनी एक्ट पर सुनाए गए फैसले की समीक्षा करें। न्यायमूर्ति एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उस आश्वासन पर विचार कर रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी जो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा है कि फैसले को चुनौती देने से पहले दायर की गई अपीलों पर वो जनवरी में सुनवाई करेगी। न्यायाधीशों को पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं पर होने वाले फैसले उच्च न्यायालय के आड़े नहीं आएंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कथित रोशनी स्कीम घोटाला मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जारी डीडीसी चुनावों के 5वें चरण का मतदान गुरुवार को संपन्न हुआ। 1 मिनट में देखिए पूरी अपडेट। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को डीडीसी चुनावों के 5वें चरण के लिए मतदान हुआ। 5वें चरण में कुल 51.2% वोटिंग हुई। इस चरण में कश्मीर डिवीजन में 17 और जम्मू डिवीजन की 20 सीटें थी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक राज्य में कुल 4,22,511 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
पांचवें चरण में कुल 299 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इनमें से कश्मीर से 155 जबकि जम्मू से 144 उम्मीदवार थे। इस दौरान युवाओं में मतदान को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। अपने मताधिकार पर घाटी के युवा काफी उत्साहित दिखे। उनके बीच जरूरी सुविधाओं से लेकर रोजगार का मुद्दा भी काफी गंभीर था। हमारी ये उम्मीद है कि हमारी सारी जो डिमांड्स है, जो लोकल पब्लिक है यहाँ पे, उनकी डिमांड्स पूरी होंगी। हमारे रोड्स ठीक हो जाएंगे, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगी। हमारे यहाँ जो वाकुरा बी है यहाँ से, वहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम है, नलकूप में पानी नहीं आता है, तो वो प्रॉब्लम्स हमारी ठीक हो जाएंगी। और आइए जानते हैं कोरोना अपडेट। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 97 लाख के पार पहुंच गए हैं, लेकिन आंकड़ों को देखें तो पिछले 11 दिनों से हर दिन 40,000 से कम कोरोना केस आ रहे हैं और कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में भारत सबसे आगे है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 31,521 नए मामले सामने आए, जबकि 412 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस दौरान 37,725 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना वायरस से अब तक 97,67,371 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 92,53,306 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 3,72,293 कोरोना संक्रमितों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 94.74% पहुंच गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.